हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में वनों का जो वर्गीकरण है इसके बारे में हम 2 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो क्लास है ये लास्ट क्लास है, लेकिन आज की क्लास बहुत जबरदस्त रहने वाली है। उसका कारण ये है कि आज आपसे डिस्कशन भी होगा, क्वेश्चन आंसर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको मतलब वीडियो देखने के बाद में आप बोलोगे कि जितने भी से चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की पढ़ी है वो एक एक चीज पूरी आपको याद होगी। ठीक, तो इस तरीके से अब यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक ऐसे पर्सनालिटी, ऐसे शख्सियत द्वारा कहा गया एक विचार या दिया गया एक विचार जो कि स्टूडेंट्स के लिए है वो बताना चाहूंगा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखें क्योंकि वो जिस शख्सियत ने यह थॉट्स दिया है, यह विचार दिया है, वो न केवल से किसी स्टेट में प्रसिद्ध है, न केवल एक कंट्री में प्रसिद्ध है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो व्यक्ति प्रसिद्ध है। और वो और कोई नहीं, हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बोला था, क्योंकि स्टूडेंट से उनको काफी लगाव था। ठीक है, तो सुने वह विचार उन्होंने क्या दिया था। तो वो दिया था यहाँ पे, देखिए ध्यान से और सुनते हैं, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क। ठीक है, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू किल डिसीज। ठीक है, फिर से देखें, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू किल डिसीज कॉल्ड फेलियर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो आत्मविश्वास है और आपकी जो मेहनत है, ठीक है, ये एक ऐसी दवाई है जो हर प्रकार की असफलता को मारने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे क्या बोला उन्होंने, ये देखिए, तो इट विल मेक यू सक्सेसफुल पर्सन। और यही बात आपको आगे चल के एक सफल व्यक्ति बनाएगी और आपके जो काम है उनको सफल बनाएगी। मतलब स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम यहाँ पे स्टार्ट करें वनों, मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। ठीक, मध्य प्रदेश से ज्यादा क्वेश्चन वनों के आने की संभावना इसलिए बनती है, उसका कारण देख लो सबसे पहले। ठीक है, पढ़ने से पहले, क्योंकि कोई भी काम करते हैं उसका कारण सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश से वनों से संबंधित क्वेश्चन इसलिए ज्यादा से कि पूछने की संभावना रहती है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि मध्य प्रदेश में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जहां पे फॉरेस्ट एरिया है, सबसे ज्यादा वहां पे जहां पे वन है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसी कारण यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। और आज आप लोगों के लिए इस टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ कि जो आपको से कि नॉर्मली से घर किसी बुक में उतना आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फैक्ट अधिकतर बुक में से कि कम मिलते हैं। ठीक है, आज मैंने से कि हर तरीके से नेट से भी कुछ फैक्ट्स निकाले हैं और बुक से भी लिए हैं। बुक 50% बुक में मिल जाएगा, बाकी से कि मैंने नेट से भी लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक कलेक्शन है, बहुत अच्छी तरीके से देखना। और ये जो कलेक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और सबसे पहले जो आपको मैं बात करूंगा, वनों के वर्गीकरण के ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उनको उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, ताकि से आपके वो दोनों कंप्लीट रहेंगे। तो आज जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपका एक एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन पूरा आएगा। ठीक है, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको दिक्कत आएगी, आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक, तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, आपसे मैं पूछता हूँ, यदि आपको पता है तो आपको आंसर देना है, और नहीं पता है तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में वन व्रत कितने हैं? ठीक है, मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय वन व्रत कितने हैं ये आपको बताना है। तो आंसर जल्दी से बताएं, इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश में वन व्रत, ठीक है, वन व्रत, मध्य प्रदेश में वन व्रत, ठीक है, कितने हैं? तो कितने हैं ये आपको बताना है। ठीक, तो यदि आपको पता होगा तो आपने आंसर दे दिया होगा, कमेंट कर दें आंसर को। ठीक है, तो उसका जो इसका जो एकदम राइट आंसर है वो है 16। ठीक है, टोटल जो MP है, तो MP में वन व्रत की संख्या टोटल कितनी है? 16 है, 16 है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक, और यहाँ पे
देखना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि वन है, ठीक है, तो यहाँ पे वन व्रत भी ज्यादा होंगे, ठीक है, अदर स्टेट से। और उसके बाद में फिर से देखते हैं कि मध्य प्रदेश में यदि किसी के वन सबसे ज्यादा है तो आपको वो एरिया भी याद होना बहुत जरूरी है जहां पर मध्य प्रदेश के जिले हैं। जिलों में मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा वन है, ठीक है। तो आपको बता दूं मैं, ये बालाघाट में है, सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश में। बालाघाट, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा ये वाली पट्टी में सबसे ज्यादा वन है, तो बालाघाट का नाम सबसे पहले आएगा। उसके बाद ये पहला हुआ। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय वन मंडल कितने हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय वन मंडल कितने हैं, क्षेत्रीय वन मंडल, ठीक है, क्षेत्रीय वन मंडल कितने हैं, तो ये आपको बताना है कितने हैं। यदि आपको पता है तो आप बताइए, कमेंट करें कितना है, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्षेत्रीय जो वन मंडल है वो है टोटल 63, ठीक है। इसका जो आंसर है वो कितना है, 63। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्षेत्रीय वन मंडल है, ठीक है। तो ये वाले से कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बुकों में बहुत कम मिलते हैं, किसी किसी भी बुक में रहते हैं, किसी किसी बुक में नहीं रहते हैं, इसलिए आपको से कि ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, ये दो कंप्लीट हुए। उसके बाद तीसरा, बहुत ध्यान से देखते जाना है, वीडियो से बहुत ज्यादा से लंबा नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट वीडियो में भी आपको से काफी कुछ मिलेगा, ठीक है। अब अगला से क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई है मध्य प्रदेश वन विकास निगम, मध्य प्रदेश वन विकास निगम, ठीक, निगम। तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है, स्थापना, ठीक है। तो स्थापना इसकी कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1975 में। कब हुई थी, 1975, 1975 में हुई थी, ठीक है। तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना है, ठीक है। बस आपको बस देखते रहना है और यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज भी एक बार कर लेना लास्ट में, ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरा। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, किस जो से कि हमसे कि वन से संबंधित जितने भी आंकड़े पढ़ते हैं, ठीक है। आपको बता देता हूं मैं, वन से संबंधित जितने भी आंकड़े पढ़ते हैं, वनों को अलग अलग बांट से कि विभागों में बांटा गया है, अलग अलग से कैटेगरी में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, कौन कहाँ पर किस एरिया में कितने से कि प्रतिशत वृक्ष सागौन के हैं, यहाँ पे साल के कितने प्रतिशत वृक्ष है। तो ये जो आंकड़े है, ये आंकड़े कैसे पता चलता है किसी कि यहाँ पर इतना प्रतिशत ही है, ठीक है। तो ये आंकड़ों का सर्वेक्षण किया जाता है, ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा, जिसका से कि हेड क्वार्टर जो कहाँ पर है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, तो ये है देहरादून में, ठीक है। और एमपी की बात करो तो एमपी में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, कहाँ पर, जबलपुर में है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पे उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि किस उपग्रह द्वारा वन संबंधी आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, ठीक है। आपको एक उस उपग्रह का नाम बताना है। ये एक प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, कि किस उपग्रह द्वारा मध्य प्रदेश में, या फिर किस उपग्रह द्वारा वन संबंधी आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, तो उपग्रह कौन सा है, ठीक है। तो उपग्रह का नाम है उसका सोर्ससैट 2, ठीक है। उस उपग्रह का नाम क्या है, उपग्रह सोर्ससैट 2, ठीक है। ये उपग्रह का नाम है। इस उपग्रह का नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के द्वारा वन संबंधी जितने आंकड़े हैं उनको एकत्रित किया जाता है, और फिर बाद में से कि भारत सरकार के से वन संबंधी जो से विभाग है उससे उनका प्रकाशन होता है, ठीक है। लेकिन उपग्रह का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद में फिर अगले प्रश्न की बात करें हम, और अगला प्रश्न है यहाँ पे, मध्य प्रदेश में पहली वन नीति कब बनी, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मध्य प्रदेश में पहली वन नीति कब बनी, ठीक है। तो ये आपको बताना है, मध्य प्रदेश में पहली वन नीति कब बनी, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे आप कमेंट करें
क्या है, मतलब मध्य प्रदेश में पहली वन नीति कब बनी ये आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से बताएं। और इसका जो एकदम करेक्ट आंसर है, जो राइट आंसर है वो 1952। ठीक है, 1952 पहली जो वन नीति थी, प्रथम वन नीति कब बनी? 1952 में बनी। ठीक है, उसके बाद में जो अब से कि ये पहली प्रथम है तो दूसरी भी बनी होगी, तो दूसरी जो नई नीति है, वन नीति, वो कब बनी? तो वो बनी है 2005 में। ठीक है, दूसरी वाली कब बनी? 2005 में दूसरी वन नीति 2005। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे जो बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने आ रहे हैं, बस आपको याद रखना है, याद रखते जाना है। ठीक है, और जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, और जो से कि फॉरेस्ट गार्ड वगैरह से की इनकी कर रहे हैं और पुलिस की कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस एमपीपीएससी के लिए तो है ही सही, क्योंकि प्री में ऐसे कि ये वाला जो टॉपिक है ये सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं इस टॉपिक को। ठीक, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखें नेक्स्ट, और अगला से कि यहाँ पे जो क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने से पहले आपसे एक बात थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगा, वो ये है, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी भी है। अब वो डिस्कशन क्या है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, जिसका आंसर आपको देना है। वो यह है कि दोस्तों आज ऐसा क्वेश्चन से कि मैं पूछने वाला हूँ जो से कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। ठीक है, और आपको जवाब देना है। ठीक, तो वो प्रश्न ये है कि एक क्लास है, उसमें कई स्टूडेंट बैठते हैं। ठीक है, उसमें से कि मान लो दो दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक, उसमें से मान लो से क्लास स्टार्ट हुई, सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया, और सर ने से कि पढ़ाया 1 घंटा पढ़ाने के बाद में फिर जब सर निकल गए क्लास से, तब वो दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, और पहला वाला दोस्त दूसरे वाले को बोल रहा है आपको कुछ समझ में आया? तो वो दूसरा वाला जो कह रहा है वो उत्तर दे रहा है कि हाँ आया, लेकिन उतना अच्छे तरीके से नहीं आया। ठीक, और अब से कि वापिस उसने दूसरे वाले ने पूछा कि आपको समझ में आया क्या? तो पहले वाले ने जवाब दिया हाँ मेरे को अच्छे तरीके से समझ में आया। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क है क्यों? ठीक है, पढ़ाने वाला शिक्षक टीचर एक ही था, 1 घंटा दोनों को पढ़ाया, लेकिन फिर दोनों में फर्क क्यों है? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, जिसको नहीं आया या जिसको से कैसा लगता है कम से कि क्वेश्चन को भूल जाते हैं, या फिर और कोई से की जाता याद नहीं रहता है। ठीक है, और दूसरे दोस्तों को याद रह जाता है, तो जिसको ऐसा लगता है तो वो स्टूडेंट कभी भी ध्यान रखना, यदि जिस दिन से आप खुद से सवाल पूछना चालू कर दोगे कि यदि ऐसा होता है तो क्यों होता है, ठीक है, ऐसी क्या दिक्कत है जिससे दोस्त को से याद रह रहा हो, उससे कि मेरे को उतना याद नहीं रह पा रहा है, बार बार भूल जा रहे हैं, क्या कारण है? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या, क्यों, ये 2 शब्द हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका क्वेश्चन से कि खुद से पूछो और खुद से जवाब निकलेगा, अपने आप आपकी चीजें, आपका जो से कि पढ़ाई का तरीका है सब सही होगा और आपको भी चीजें याद रहेगी। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, और जो क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में वनों से संबंधित, और इसमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये अगला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको बहुत ध्यान से देना है, क्योंकि इसमें कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो से कि इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, वनों का राष्ट्रीयकरण, वो भी मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ठीक है, कब हुआ तो ये बताना है आपको। तो कब हुआ इसका राष्ट्रीयकरण वनों का? तो ये हुआ था 1970 में। कब हुआ था? 1970 में, 1970 में हुआ था। ठीक है,
बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कोई भी आप वन से संबंधित जितना भी वनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, वन का से अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, क्या है वन, ठीक है, उससे जुड़े सारे फैक्ट पढ़ते हैं। लेकिन आप मान लो इस टाइप के फैक्ट यदि से कि नहीं पढ़ रहे, बुक में नहीं मिल रहे हैं और एग्जाम में यदि से कि आ गया तो फिर क्या होगा, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से इनको देखें, हो सके तो कॉपी में नोट डाउन करते हैं तो बहुत प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि बाद में जब भी से एक बार भी कभी मान लो 1-2 महीने बाद 3 महीने बाद जब भी आपने एक बार उसको पलट के देख लिया तो आपको से कि वो क्वेश्चन ऐसा ऐसा याद रहेगा और एग्जाम में भी आ गया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, और अगला क्वेश्चन ये दिया है कि वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा था इंडिया में, मतलब अपने कंट्री में वनों का नेशनलाइजेशन, फॉरेस्ट नेशनलाइजेशन करने वाला कौन सा कंट्री है, ठीक है। तो कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले वनों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जिसने वनों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किया, ठीक है, सबसे पहले किया। तो यहाँ पे इस मामले में देखेंगे तो इस मामले में मध्य प्रदेश सबसे पहले है, ठीक है। मध्य प्रदेश में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा वन भी है, वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला सबसे पहला राज्य भी कौन सा है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो वनों के मामले में कई से की प्रकार से एमपी आगे, तो यहाँ पे ये कौन है, एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से उसके बाद में फिर अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो जिसका उपयोग इंडिया में बहुत काफी मात्रा में होता है, एमपी में यहाँ पे उस एक प्रकार से एक वस्तु बनाई जाती है जिससे जिसका उपयोग बहुत मतलब तो अभी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक। तो आइए देखिए कौन सा है वो। और यहाँ पे मध्य प्रदेश के वन में सबसे पहले किसका राष्ट्रीयकरण किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो वन है उनमें कौन सी ऐसी वनस्पति है, कौन सा ऐसा पेड़ पौधा है जिसका सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया, तो वो कौन सा है, तो वो है तेंदुपत्ता, ठीक है। कौन सा है, तेंदुपत्ता। तो तेंदुपत्ता का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। सबसे पहले किसका, तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया। और आपको पता होगा कि तेंदुपत्ता इससे क्या बनता है, इससे बीड़ी बनती है। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता होगा कि बहुत सारे से की अलग अलग टाइप की अलग अलग कंपनी की जैसे की बीड़ियां वगैरह बनती है, लेकिन बनती कहां से है, तेंदुपत्ता से, ठीक है। जिसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ते का उत्पादन होता है। सबसे पहले जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो किसका हुआ, तो वो तेंदुपत्ते का हुआ, ठीक है। तो बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में ये है यहाँ पे तेंदुपत्ता उत्पादन में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पे। ये तो ऑलरेडी मैं बता दिया है, पहले ही बता चुका हूँ, अभी डिस्कस किया था उसमें। तो मध्य प्रदेश सबसे पहले स्थान है तेंदुपत्ते के उत्पादन में, ठीक है, पूरे देश में, ठीक। ये उसके बाद मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन एमपी में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन, ठीक है, ये है। अब इनमें दोस्तों यहाँ पे से आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको से कि पहचानने के लिए। तो सबसे पहला है यहाँ पे सागौन, ठीक है, और दूसरा है साल, तीसरा है बांस के वन, और ये चौथा है मिश्रित वन, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन
कौन से हैं, ठीक है, कौन से, क्वेश्चन मार्क मतलब कौन से हैं, तो इन चारों में से कौन से है ये आपको आंसर देख के कमेंट करना है कौन सा राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सागौन का वन है सबसे ज्यादा एमपी में, या फिर साल का वन है, या फिर बांस का, या फिर मिश्रित वन है, किस टाइप के वन सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे आपने यदि से पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको एक एक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एकदम राइट आंसर है वो है सागौन। सागौन के जो वन है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा एरिया में फैले हुए हैं सागौन के वन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसका 75 से लेके ये 100 तक, ठीक है, 75 से लेके 100 तक, यहाँ तक कि 50 से लेके भी 100 तक की जहां पर वर्षा होती है, ठीक है, 50 से लेके 100 तक सेंटीमीटर तक जहां पर वर्षा होती है वहां पर सागौन के वन मिल जाते हैं। और इतनी ये वाली जो वर्षा का जो ड्यूरेशन है 50 से 100, 75 से 100, इसका काफी एरिया बड़ा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सागौन के वन का क्षेत्रफल भी काफी ज्यादा है। उसके बाद में तो फर्स्ट नंबर पे सागौन आता है, तो दूसरा नंबर पे कौन सा आता है, फर्स्ट नंबर पे सागौन आता है, तो सेकेंड नंबर पे कौन सा आता है, ये साल का वन, साल के वृक्ष जहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, ठीक है, बालाघाट, सीधी सिंगरौली और उधर शहडोल, ठीक, ये वाले क्षेत्र में साल के वन काफी मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि उधर की साइड, पूर्वी साइड में जो वर्षा होती है वो 100 से 150 तक होती है, ठीक है, 100 से 150 तक वर्षा होती है, इतने सेंटीमीटर, ठीक है, इतने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और इससे अधिक भी, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सागौन के वन एमपी में सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर पे साल के वन दूसरे नंबर पे, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इससे जुड़े हुए जो मेन क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हुए। अब लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा और वो आपको ध्यान रखना काफी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप स्टूडेंट हो और सीरियसली पढ़ना चाहते हैं और वास्तव में से अपने को कोई सिलेक्शन लेना है तो आप अपना गोल सेटिंग बनाइए, और ये बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। गोल सेटिंग काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है अब किसी भी स्टूडेंट या किसी भी व्यक्ति की लाइफ में उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक। तो गोल सेटिंग क्या है ये, तो इसका मतलब से सिंपली मैं बता दे रहा हूँ। तो गोल सेटिंग का मतलब होता है आपको क्या पाना है, क्या करना है, ठीक है। तो मान लो से आपको से सिलेक्शन लेना है, ये आपका टारगेट, ये आपका गोल है, तो आपको ये सेट करना पड़ेगा कि आज का गोल सेटिंग क्या है, आज मुझे क्या करना है, ठीक है। आज मैं कितना पढ़ूंगा तो 1 साल में जाके मैं इतना कंप्लीट होगा, ठीक है, या 2 साल में जाके इतना कंप्लीट होगा, 5 महीने अपने पास है, सिलेबस काफी बड़ा है, ठीक है। तो आज ही कितना पढ़ूंगा ताकि पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाए, या फिर कम से कम 80-90% कंप्लीट हो जाए। तो ये टारगेट आप खुद बनाएं और खुद अपने से स्टडी को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, और मान लो नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।